प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 24 घंटे 30 मिनट से 45 घंटों की कड़ी तपस्या में बैठे हुए हैं और राहुल गांधी, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा सबके सब मिलकर मोदी का एक एक घंटा जोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी मौन व्रत पर हैं, बिल्कुल चुप, और कांग्रेस पार्टी इसी पर सबसे ज्यादा हल्ला कर रही है, शोर मचा रही है। अब आप जरा याद कीजिए, मोदी ने कहा था ना, मेरा मुंह मत खुलवाओ नहीं तो 7 पीढ़ियों के पाप निकाल कर रख दूंगा। मोदी ने कहा था ना कि 4 जून के बाद देश में भूचाल आने वाला है। दरअसल भूचाल तो आएगा और यह भूचाल से पहले की खामोशी है, और उसी का डर कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को इस वक्त सता रहा है। कांग्रेस के सारे इंटरनल सर्वे जोड़ लीजिए, इंडिया अलायंस वालों के नंबर जोड़ लीजिए, सब मान रहे हैं कि 4 जून को इंडिया अलायंस की सीटें 125 से 150 के करीब ही जा सकती हैं। मतलब नरेंद्र मोदी करीब करीब 400 तक तो जा रहे हैं। तो फिर इतने पैनिक की असल वजह क्या यही है? असल वजह आपको पता चलेगी इस रिपोर्ट में। चार जून शाम 4 बजे अगर 400 सीटें पार हो गईं, तो यह तस्वीर याद रखिएगा। मोदी लगाकर बैठे हैं ध्यान। विरोधियों को प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों के इंपैक्ट का अभी से नहीं है रत्ती भर ज्ञान। पूरा चुनाव करीब करीब निकल गया है, 486 सीटों पर वोटिंग हो गई है, लेकिन मोदी की इस कठिन तपस्या से इंडी अलायंस वालों को अभी भी बहुत समस्या हो रही है। ध्यान मुद्रा में बैठे मोदी का यह चित्र देखकर विरोधी विचित्र विचित्र हरकतें कर रहे हैं। क्या इन तस्वीरों के आने के बाद 4 जून को नरेंद्र मोदी 350 नहीं, 400 नहीं, 400 सीटों से भी ज्यादा बड़ी सुनामी ला रहे हैं? लग तो ऐसा ही रहा है। सबूत बीजेपी की टाइमलाइन पर है। मोदी की पार्टी 4 जून को एक नए सूर्योदय की बात कह रही है। स्मृति ईरानी ने तो राज तिलक की तैयारी भी शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने भी 4 जून वाली भविष्यवाणी कर दी है। देश का ध्यान, देश के लिए ध्यान। इंडी वाले इन तस्वीरों को देख आज से ही हैं परेशान। नरेंद्र मोदी की ध्यान मुद्रा वाली तस्वीरों को देखकर इंडी वालों को कितनी तेज मिर्ची लगी है, पहले इसके कुछ सैंपल्स देखते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। मोदी ने ध्यान लगाया तो इंडी वालों ने #नौटंकी ट्रेंड कराया। भाग मोदी भाग वाले हैशटैग को मोदी के सारे विरोधियों ने मिलकर वायरल कराया। कांग्रेस के सारे बड़े नेता दिन रात मोदी को कोसने वाले सारे चेहरे एक साथ कैमरे पर आ गए। मगर जानते हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस वालों ने, इंडी वालों ने प्रधानमंत्री की ध्यान मुद्रा वाली इन तस्वीरों पर क्या क्या अनाप शनाप फैलाया, तो चलिए इसके सैंपल भी देख लीजिए। यह यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का पोस्ट है। ऊपर लिखा कैप्शन पढ़िए और विरोधियों की विचित्र सोच समझिए। अब इसका दूसरा पोस्ट देखिए। कांग्रेस वाले मोदी के ध्यान का नहीं, इस तरह के शब्द लिखकर सनातन का अपमान कर रहे हैं। पोस्ट नंबर 3 देखिए, #भाग मोदी भाग, और टेक्स्ट में मोदी से नफरत की इंतहा। यह मध्य प्रदेश कांग्रेस का हैंडल है। इसमें सिर्फ मोदी को गाली नहीं दी गई, बाकी सब कुछ है। इस हैंडल का दूसरा पोस्ट देखिए। मोदी को टारगेट करते करते कांग्रेस वाले ध्यान मुद्रा के पीछे पड़ गए हैं। अजीब अजीब पोस्ट लिख रहे हैं। मोदी की तपस्या से विरोधियों को इतनी समस्या हो क्यों रही है, इसका विश्लेषण आगे करेंगे। पहले इस इकोसिस्टम के कुछ बयान आपको दिखाते हैं। कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे हैं, इससे ध्यान करने के लिए विवेकानंद रॉक में जाके बैठने का जो दिखावा कर रहे हैं, इससे देश का उल्टा नुकसान होता है, कोई फायदा। अगर आपको भगवान के इसमें श्रद्धा है
तो घर में बैठ के करो ना। वहाँ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जिनको जयराम जी निवर्तमान कहते हैं, थोड़े दिनों में भूतपूर्व कहेंगे, प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पार्टी ने म से अपना प्रचार रखा। मंदिर, मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुसलमान, महात्मा, मेडिटेशन। मुजरा बीच में आया था, माफ करिएगा, मुजरा भी बीच में आ गया था। अब आप लोगों की चैनल्स पे मेडिटेशन बताया मैंने सर। अब वो ध्यान लगाने चले गए, जाना भी चाहिए। पूरे 10 साल ध्यान भटकाया जिस आदमी ने, अब वो ध्यान लगाने चले गए। और ऐसा लाइव ध्यान, कभी लाइव मेडिटेशन सुनी आपने? 9 कैमरा लगे हुए, अलग अलग पोज दिखाए जा रहे हैं। खड़गे कहते हैं ध्यान लगाना है तो अपने घर में लगाओ। खेड़ा कहते हैं ध्यान भटकाने वाले मोदी 10 कैमरों के साथ ध्यान लगाने पहुंचे हैं। मोदी सनातनी है, वो अपना धर्म किसी से छुपाते नहीं हैं, सीने पर लगाकर घूमते हैं। गर्व से कहते हैं कि हां, मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं। विरोधियों को नरेंद्र मोदी की इसी बात से इतनी दिक्कत है। रही बात अलग अलग कैमरों से शूटिंग की, तो यह काम राहुल भी करते हैं, प्रियंका भी करती हैं। राहुल और प्रियंका दोनों जब किसी मंदिर में जाते हैं तो फुल ऑन शूटिंग करवाते हैं, अलग अलग एंगल से वीडियो रिकॉर्ड करवा के वायरल कराते हैं। सवाल यह है कि तब कांग्रेस खुद से यह सवाल क्यों नहीं पूछती कि राहुल और प्रियंका कैमरा लेकर मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे क्यों जाते हैं? वैसे मोदी की ध्यान मुद्रा से सिर्फ कांग्रेस को नहीं, इंडी गुट के बाकी पार्टनर्स को भी घोर आपत्ति है। इसमें आरजेडी के नेताओं का नाम भी शामिल है। मसलन यह हैंडल देखिए। आरजेडी का यह समर्थक मोदी की तपस्या को ड्रामा बताता है। आरजेडी अपनी ऑफिशियल टाइमलाइन पर मोदी की ध्यान मुद्रा को टारगेट करके सनातन पर हमला करती है। और इसके बाद तेजस्वी जब खुद कैमरे पर आते हैं तो वो मोदी की इन तस्वीरों को स्टंट बताते हैं, दिखावटी, बनावटी और मिलावटी वाला तंज मारते हैं। मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जब ध्यान करे कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दे। मीडिया का क्या काम है? ध्यान में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे और खूब प्रमोट करवाएंगे। मतलब बायोलॉजिकल तो है नहीं, कुछ करना तो है नहीं चुनाव आयोग को, चाहे कितना भी गला फट जाए, चाहे कितने भी कुछ हो जाए। चुनाव आयोग तो कुछ मोदी जी की खिलाफ कुछ एक्शन ले ही नहीं सकता, तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मोदी जी ध्यान में गए, पिछले बार गुफा में गए थे शायद केदारनाथ, पता नहीं कैमरा क्या कर रहा था। अरे भाई दिखाना क्यों है? दिखावटी, बनावटी, मिलावटी काम मत किया कीजिए मोदी जी। ये देश की जनता सब समझती है आपके स्टंट को। शूटिंग कराना है, शूटिंग कराएंगे और आ जाएंगे, और 4 को ओके बाय बाय। मगर प्रधानमंत्री के ध्यान पर जो ज्ञान तेजस्वी देते हैं, वो ज्ञान वो खुद अपने परिवार पर लागू नहीं करते, क्योंकि जब तेज प्रताप यादव ध्यान लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो यही आरजेडी वाले खूब तालियां बजाते हैं। मगर जब मोदी ध्यान लगाते हैं तो पढ़ लीजिए आरजेडी के सांसद मनोज झा कैसे इसका वर्णन करते हैं और कैमरे पर क्या कहते हैं। हमने विजुअल्स देखे, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका, उसको ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूं बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी हैं और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूं कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं। सच तो यह है कि मोदी विरोधी इकोसिस्टम को नरेंद्र मोदी के ध्यान से भी नफरत है, नरेंद्र मोदी से भी नफरत है। और इस नफरत की एक इंतहा आप तेजस्वी यादव के इस पोस्ट में देख सकते हैं। बहुत गौर से पढ़िए क्या लिखा है। तेजस्वी ने मोदी का जिक्र करके कितनी घटिया भाषा का प्रयोग किया है। मगर विरोधियों की लाख कोशिशों के बावजूद देख लीजिए हिंदुस्तान में ट्रेंड क्या हुआ। ट्रेंड मोदी ही हुए, ट्रेंड मोदी की ध्यान मुद्रा ही हुई।
ध्यान साधना ही हुई और इसी ट्रेंड में 24 के रिजल्ट का एक हिंट छिपा हुआ है। कतई ये उल्लंघन नहीं है, पर ये बात वो लोग कतई नहीं समझ पाएंगे जो आध्यात्म को कभी जान नहीं पाए। ये वो विपक्षी दल कभी नहीं समझ पाएगा जिसने सनातन का कभी सम्मान किया ही नहीं, कभी आस्था रखी ही नहीं। उनके लिए ये बातें मायने ही नहीं रखती। मेरे प्रधानमंत्री जी 2014 में भी चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद इसी तरीके से उन्होंने ध्यान लगाया था, 2019 में भी और इस बार भी 2024 में भी। और उन्हीं का हनुमान हूँ, एक तरफ वो ध्यान लगाने गए हैं, मैं यहाँ प्रभु श्री राम और बजरंगबली जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। 4 जून से पहले का सबसे बड़ा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी का प्लान बी 6 राउंड में मोदी को 22 करोड़ से ज्यादा बंपर वोट दिला गया? 7वें राउंड से पहले मोदी को नंबर 1 बना गया? क्या मोदी का प्लान बी बीजेपी को 2019 के ग्राफ से और ज्यादा आगे बढ़ा गया, 350 के पार पहुंचा गया? 4 जून को क्या होगा, इस मिस्ट्री को मोदी के प्लान बी वाले नंबर गेम से डिकोड करेंगे। क्या है मोदी का प्लान एच, जिसने 4 जून से पहले मोदी को दे दिया है क्लियर एज? मोदी का प्लान बी यानी बेनिफिशियरी वोट बैंक, मोदी का प्लान एच यानी हिंदू वोट बैंक। आज हम आंकड़ों के साथ इन तमाम संभावनाओं की जड़ में जाएंगे। शुरुआत मोदी के प्लान एच यानी हिंदू वोट बैंक से करते हैं। जब से मोदी ने कन्याकुमारी में ध्यान लगाया है, विरोधियों का ध्यान भटक सा गया है, इन्हीं तस्वीरों में अटक सा गया है। विरोधी मोदी को टारगेट करते करते हिंदुओं को टारगेट करने लगे हैं और 7वें चरण की वोटिंग में इसका नुकसान होना तय है। कैसे, ये समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े देखने होंगे। 2014 में भारत के 36% हिंदुओं की पसंद बीजेपी थी। 2019 आते आते ये ग्राफ 44% पर पहुंच गया और अगर इसमें एनडीए की टैली जोड़ दें तो 2019 में एनडीए को 52% हिंदुओं का वोट मिला। 2019 में स्टेट वाइज एनडीए को मिले हिंदू वोट के डेटा को खंगालने से पता चलता है कि असम के 70%, बिहार के 65%, गुजरात के 67%, कर्नाटक के 58%, केरल के 22%, एमपी के 60%, महाराष्ट्र के 62%, राजस्थान के 63%, तमिलनाडु के 29%, यूपी के 60%, बंगाल के 57%, दिल्ली के 66% और झारखंड के 64% हिंदुओं ने एनडीए को वोट दिया था। एनडीए का, खासकर बीजेपी का हिंदू वोट 2014 के बाद से लोकसभा चुनावों में भी बढ़ा है और अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी बढ़ा है। ऐसे में मोदी की ध्यान वाली इन तस्वीरों का मजाक उड़ाकर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी करके इंडी अलायंस ने 7वें चरण से पहले ही अपना नुकसान कर लिया है। आज भारत के अंदर में सनातन धर्म की जितनी उपेक्षा, जितनी गालियां, लेकिन लोग भूल गए भागवत गीता को, श्री कृष्ण को, जो उन्होंने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं ही आया हूं। आज नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक पर जाते हैं ध्यान लगाने, लोग गालियां दे रहे हैं। आज कृष्ण का चरितार्थ हो रहा है, नरेंद्र मोदी आए हैं। उस कंस को, कंस रूपी जो भारत के अंदर में रावण रूपी लोग हैं, उनका सफाया के लिए ही नरेंद्र मोदी का पैदा हुआ। कौन है ये कंस और रावण? ये तो पब्लिक बताएगी 4 तारीख को, और आपका टीवी टनाटन जो कह रहे थे ना, टनाटन बोलेगा। आपका इशारा किसी राजनेता की तरफ ही है? भाई, जिसके ओर है वो पब्लिक बताएगी कि कौन है कंस और कौन है रावण। इस देश में अगर ध्यान लगाने को भी यही बताएगा कि कौन है कंस, कौन है रावण। अब सवाल यह है कि क्या 2019 में 44% हिंदुओं का वोट पाने वाली बीजेपी इस बार 50% का ग्राफ क्रॉस करेगी? अगर हां, तो इसकी सबसे बड़ी वजह मोदी ही होंगे और इसमें मोदी की मदद करेंगे सनातन को मानने वाले मोदी के प्रशंसक। वही सनातन जिसका इंडी अलायंस वाले, राहुल और राहुल की पार्टी वाले दिन रात अपमान करते हैं।
मोदी ध्यान करते हैं तो राहुल उसमें अपना एजेंडा फिट करके लोगों को गुमराह करते हैं, भड़काने का प्रयास करते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए हैं। पोलिंग डे आ रहा है और मैं इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए, लास्ट मिनट तक आपकी आंख पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन पर होनी चाहिए। लेकिन राहुल को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि मोदी के ध्यान को टारगेट करके 7वें चरण से ठीक पहले उन्होंने अपना बड़ा नुकसान कर लिया है। जबकि दूसरी तरफ मोदी हिंदुओं के साथ साथ एक और बड़े फैक्टर को साथ लेकर फुल स्पीड में आगे चल रहे हैं। और मोदी के उस प्लान बी वाले फैक्टर को बेनिफिशियरी वोट बैंक कहते हैं, जिसकी बदौलत 4 जून को नरेंद्र मोदी अपनी टैली में 22 करोड़ प्लस एक्स्ट्रा वोट भी जोड़ सकते हैं। ये मोदी की गारंटी वाले वोटर्स हैं, 365 दिन वाले वोटर्स हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 22 करोड़ बेनिफिशियरी वोटर्स जोड़े थे, यानी वो लाभार्थी जिन्हें मोदी सरकार की स्कीम्स का फायदा हुआ है। उस वक्त ऐसा हर 5 में से एक परिवार वो था जिसे मोदी सरकार की वेलफेयर स्कीम्स का फायदा हुआ, और उन्होंने इसका क्रेडिट बीजेपी और मोदी को दिया था। और इसका नतीजा 19 के चुनावों में दिखा, जब 36% गरीबों, 36% लोअर क्लास और 38% मिडिल क्लास ने बीजेपी को वोट दिया। इसी के दम पर जिस बंगाल में बीजेपी ने 2014 में 17.2% वोट बटोरे थे, वो 2019 में 40% पर पहुंच गए। त्रिपुरा में 2014 में 5.8% वोट से बीजेपी 2019 में 48.9% हो गई। ओडिशा में 2014 में 21.3% से 2019 में 38.3% तक पहुंच गई। तेलंगाना में 2014 के 11.2% से 2019 में 19.8% पर पहुंच गई। ये वो राज्य थे जहां बीजेपी ने अपना सपोर्ट बेस एक्सपैंड किया। जबकि यूपी, झारखंड, कर्नाटक जैसे राज्यों में बीजेपी 2019 में 40 से 45% की रेंज से बढ़कर 50% वाली रेंज में पहुंची। 2019 से 2024 के 5 साल में मोदी ने इस लाभार्थी वर्ग को न सिर्फ और बड़ा किया है, बल्कि अब की बार पूरी तरह से अपने साथ जोड़ भी लिया है। इसका असर 24 के हर फेज में दिखा है और आखिरी फेज में भी दिखने वाला है। इसीलिए मोदी की पार्टी 400 को लेकर सुपर कॉन्फिडेंट दिख रही है। सीटों की बात करें तो आपको क्या लग रहा है, 400 पार का जो नारा आप लोगों ने दिया था उसके करीब पहुंचते दिखाई दे रहे हैं या ऐसा हो जाएगा? 200%। आज नरेंद्र मोदी ने पहला देश का प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कम से कम 25 करोड़ गरीब को तो ऊपर लाया। अगर सवर्ण जिसे कहते हैं उन गरीबों को भी आरक्षण दिया, गरीब बैकवर्ड को भी सरकारी ताकत दी, गरीबों का घर भी बनवाया, शौचालय भी बनवाया। ये आज लोगों को सोचने का एक विषय है और मैं कह रहा हूं कि लोगों का आंख का बिज्जी छूट जाएगा 4 तारीख को। बंगाल में हम दोगुने सीटों पर आ रहे हैं, यूपी में हम बढ़ रहे हैं, उड़ीसा में हम बढ़ रहे हैं, आंध्र में हम बढ़ रहे हैं, तेलंगाना में हम बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में हम बढ़ रहे हैं, कर्नाटक में हम करीब में हैं, केरल में हम खाता खोल रहे हैं। तो सीटें बढ़ेगी नहीं तो कहाँ घटेगी, एक आध गो कहीं कहीं घटेगी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 150 के आसपास रहेंगी सीटें आपकी। राहुल गांधी के अनुसार रहे तब तो हमको खाता भी न खुले। कसैया शराब ने कहीं गाय मरा है। तेजस्वी भी कहते हैं कि इस बार का नतीजा चौंकाने वाला होगा। हाँ, वो तो होगा, पता चल जाएगा। अब जरा इंडी वालों की टाइमलाइन भी चेक कर लीजिए। ये तो अभी से राहुल गांधी को पीएम पद की शपथ दिला चुके हैं। चुनाव प्रचार में मोदी के 206 इवेंट्स हुए तो तेजस्वी 251 नॉट आउट वाला पोस्टर लेकर निकल पड़े। आरजेडी वालों ने बिहार में तेजस्वी का तूफान वाला पोस्टर तो दिखाया, मगर यह नहीं बताया कि बिहार ने वोट किसे डाला। वैसे ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। एग्जिट पोल भी कुछ घंटों बाद आ जाएगा, लेकिन राहुल की पार्टी
अभी से फाइनल सर्वे का डेटा रिलीज करके बैठ चुकी है। एनडीए को 196, इंडी को 332 पार पहुंचा चुकी है। 31 मई को ही 4 जून वाली नई सरकार सोशल मीडिया पर बना चुकी है। कांग्रेस कह रही है आखिरी चरण में बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। खड़गे कह रहे हैं इंडी ही सरकार बनाएगी। मगर क्या सच में ऐसा होने वाला है या यह सिर्फ ख्यालों वाला मामला है? कितने नंबर्स इंडिया अलायंस को आ रहे हैं? इंडिया अलायंस को उनको डिफीट करने के लिए जितने नंबर चाहिए 272, वो उससे ज्यादा ही आएंगे हमको। कितना सर? फिर भी कितना? नहीं, 1 2 4 ऐसा बोलने के बजाय उनको डिफीट करने के लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर हमारे पास है। आपने 273 से ज्यादा आएंगे, कम नहीं है। 273 से ज्यादा आएंगे इंडिया अलायंस को। सर कौन कौन से स्टेट्स में आपको लगता है आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा? आपके गृह राज्य कर्नाटक की बात करें तो क्या वहां पर परफॉर्मेंस पहले से अच्छा होगा? 1 सीट पिछली बार आई थी। देखो, कर्नाटक में अच्छा होगा, केरला में अच्छा सर, होगा। कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं? सीटें तो देखिए 1 2 सीट कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम लोग 15 के ऊपर जा रहे हैं वहां पर कर्नाटक में। और केरल में सर? केरल में तो हम ऑलरेडी अहेड है। इस बार एक भी सीट हम लूज नहीं करेंगे, एक आधा सीट इधर उधर हो जाएगा। सर हरियाणा और राजस्थान में तो ये बात तो गृह मंत्री भी मान रहे हैं कि यहाँ पर उनकी 1 2 सीटें कम हो सकती हैं। तो हरियाणा और राजस्थान में क्या कांग्रेस का असेसमेंट है? वहाँ भी हरियाणा में भी हम जीत रहे पूरे। कितनी 8 सीटें से सर? 10 तक पूरा आए तो पूरा 10 आएंगे, नहीं तो 8 तो जरूर आएंगे। और राजस्थान में सर? वहाँ राजस्थान में भी हम 8 10 आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में सर क्या आपका आकलन है? क्योंकि एक नए समीकरणों का सब चीजें बोलते गए तो मेरे पास आंकड़े फिर कमजोर हो गए तो सॉरी हेरा फेर हो तो ठीक नहीं लगता। लेकिन महाराष्ट्र में भी हम 30 के ऊपर जीत रहे हैं। तो ये हर जगह हम लास्ट टाइम जिस जगह हम कमजोर थे जी, जब अब ऊपर आ रहे हैं तो नेचुरली उनके वोट तो घटेंगे ना। सर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, बिहार और उत्तर प्रदेश। वहाँ भी हम ले रहे हैं अच्छे। लास्ट टाइम हम बहुत ही कमजोर थे, इस बार हम ठीक ढंग से वहाँ इलेक्शन लड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमको आएगी। बिहार में भी आएगा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप असेस कर रहे हैं? हम वहाँ पर अखिलेश साहब और हम सब दोनों मिलके मिनिमम हमारे को उसमें 30 सीट तो आएंगे। और बिहार में सर? 30-35 सीट। हाँ, बिहार सर? बिहार तो लास्ट टाइम एक भी नहीं था, आरजेडी का हमारा एक था जी, किशनगंज। तो वहाँ पर भी हम कम से कम 20 के नजदीक जा रहे हैं।